Good morning, students. Today we will study the explanation of black body radiation and photoelectric effect. Let's start. When some solid substance is heated, the atoms of substance are set into oscillation and emit radiation of frequency nu. जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं वो ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी न्यू की. Now, as heating is continued, more and more energy is being absorbed by the atoms and they emit radiation of higher and higher frequency. और जैसे कि अगर हम हीटिंग को कंटिन्यू रखते हैं तो वहाँ से जो हीट है वो हीट या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है एटम्स के द्वारा, एटम्स ऑफ सब्सटेंस. जो सब्सटेंस है हमारा उसके एटम्स के द्वारा हीट एब्जॉर्ब की जाती है. मोर एंड मोर मतलब बहुत ज़्यादा हीट, जैसे ही लगातार हीटिंग होती रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी एटम्स के द्वारा और दे इमिट रेडिएशन ऑफ हायर एंड हायर फ्रिक्वेंसी. और इससे क्या होगा कि वो हायर फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो इमिट करना स्टार्ट कर देंगे. अब जब हीटिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी तो मीन्स क्या है कि मान लो स्टार्टिंग में जो फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन इमिट की वो कैसी थी, रेड थी. उसके बाद उन सब्सटेंस ने जो रेडिएशन एमिट की उनका जो कलर हुआ वो कैसा हुआ, येलो. मीन्स क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी एज द हीटिंग विल बी कंटिन्यू. जैसे ही हमारी हीटिंग कंटिन्यू रहेगी तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट होता रहेगा और जब फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट होगा तो इसका मीन्स क्या है कि जो कलर है वो भी चेंज होता रहेगा. As a red light has minimum frequency and yellow light has higher frequency, therefore the body on heating becomes first red then yellow and so on. तो जो रेड लाइट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है और जो येलो लाइट होती है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है. तो अगर हम किसी बॉडी को कंटिन्यूसली हीटिंग करते रहेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर तो उसका जो कलर होगा वो स्टार्टिंग में कैसा रहेगा, रेड रहेगा और उसके बाद येलो में वो टर्न हो जाएगा एंड सो ऑन. और इसी तरह से उसका जो कलर है वो चेंज होता रहेगा. नाउ वी स्टडी द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हमारे पास कोई रेडिएशन है, कोई लाइट है, वो मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा. और उसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो फ्रिक्वेंसी है लाइट की वो क्या होनी चाहिए, ए मिनिमम फ्रिक्वेंसी मीन्स न्यू नॉट. अगर और उसे हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. मीन्स अगर कोई लाइट या फिर रेडिएशन मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो उसके पास एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए जिसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहा. किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस से इजेक्ट करने के लिए. अब बच्चों इसमें होता क्या है सारे फिनोमेनन में कि जो लाइट आती है तो वहाँ से फोटोन मेटल की सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं, वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देते हैं. बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, मेटल की सरफेस पे. तो जो फोटोन होते हैं वो अपनी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं. अच्छा, अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच की जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर उस पर ओवरकम कर पाती है, मीन्स अगर उन दोनों के बीच की जो फोर्स है उसको तोड़ पाती है तो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन नहीं होगा. तो फर्स्ट पॉइंट यही है. सेकेंड पॉइंट, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी. तो बच्चों हमने कल भी पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो उसके लिए हमें एक थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है. मीन्स कम से कम एनर्जी, एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए. तो इफ़ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट न्यू इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, द एक्सेस एनर्जी न्यू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इम्पार्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स एज काइनेटिक एनर्जी. मान लो ये हमारे पास मेटल की सरफेस थी, यहाँ से लाइट आ रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था. अब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए वो क्या थी, न्यू नॉट. और अगर एनर्जी की बात करूँ तो एच न्यू नॉट ये मिनिमम एनर्जी है और न्यू नॉट क्या है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी. अगर मान लो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी वो क्या है, न्यू, तो जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, एच न्यू होगी.
हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, h न्यू नॉट। लेकिन अगर जो फ्रिक्वेंसी की लाइट है, जो न्यू फ्रिक्वेंसी की लाइट है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, न्यू, तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी, h न्यू। मीन्स अब हमारे पास जो एनर्जी है वो कितनी ज़्यादा है, पहले ये थी अब ये है, मीन्स ज़्यादा कितनी है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स तो h न्यू एनर्जी से ही निकल जाते, लेकिन अब की बार जो लाइट की एनर्जी है वो क्या है, h न्यू। मीन्स हमारे पास जो ज़्यादा एनर्जी है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो एक्सेस एनर्जी है, वो क्या है, h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, इस एनर्जी के साथ इधर मूव करेगा, बाहर मूव करेगा मेटल की सरफेस से। तो जो h न्यू माइनस h न्यू नॉट है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इसके बाद देखते हैं बच्चों डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनका जो नेचर होगा वो टू टाइप्स का होता है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर। मीन्स वो ना तो अकेले वेव की तरह ही काम करेंगी, मीन्स वेव नेचर की तरह काम करेंगी, और ना ही अकेले पार्टिकल की तरह काम करेंगी। उनका जो नेचर होगा वो दोनों होगा, मीन्स डुअल नेचर, वेव नेचर भी होगा और पार्टिकल नेचर भी होगा। पार्टिकल नेचर किस पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है, हमने बहुत सारे फिनोमेनन्स पढ़े, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इन सब के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो नेचर निकल के आता है वो क्या आता है, पार्टिकल नेचर। और अगर कुछ और सारे फिनोमेनन्स हैं जैसे इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमें वेव नेचर मिलता है रेडिएशंस का। इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। तो पहले बच्चों डिफ्रैक्शन देखते हैं। डिफ्रैक्शन इज लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो डिफ्रैक्शन है वो क्या है, लाइट की बेंडिंग होती है, लाइट का बेंड होना जब वो किसी ऑब्जेक्ट के एज से पास हो। और इसको समझने के लिए हम लाइट वेव को इमेजिन कर सकते हैं एज वाटर वेव्स। इसके बाद इंटरफ्रेंस क्या होता है, इंटरफ्रेंस इज ए फिनोमिनन इन विच टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव। तो इंटरफ्रेंस का जो फिनोमिनन होगा उसमें क्या होगा, दो वेव्स होती हैं, वो आपस में सुपरपोज करती हैं और एक रिजल्टेंट वेव बनाती हैं, जिसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम भी हो सकता है, ग्रेटर और लोअर भी हो सकता है। इंटरफ्रेंस इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व विद ऑल टाइप ऑफ वेव्स। जो ये इफेक्ट है इंटरफ्रेंस का वो सभी वेव्स के साथ ऑब्जर्व किया जा सकता है। इंटरफ्रेंस को बच्चों आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास कोई दो वेव हैं, एक वेव ए है और एक वेव बी है। ए वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आपने क्या मान लिया, ए। बी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो आपने क्या माना, बी। तो जो रिजल्टेंट वेव निकल के आएगी इनसे, मीन्स ए और बी की एडिशन से, वो क्या वेव निकल के आई, वेव सी। और इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, सी होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक, हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, ये होता है एम्पलीट्यूड। तो जो ये वेव सी है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, सी होगा। और सी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल। मीन्स जो ए वेव है उसका एम्पलीट्यूड प्लस में बी वेव का एम्पलीट्यूड अगर हम ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल होगा, सी एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा। तो जो वेव्स हमारे निकल के आई सी वेव, वो क्या है, ए वेव और बी वेव का एडिशन है, उन दोनों की एडिशन से, सुपरपोजिशन से वेव निकल के आएगी। तो इस तरीके से जो इंटरफ्रेंस है या फिर डिफ्रैक्शन है, इन सारे फिनोमिनन से जो रेडिएशन है उसका वेव नेचर निकल के आता है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि लाइट का वेव नेचर यहाँ से हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों जो लाइट है या फिर रेडिएशन है वो दोनों तरह काम करती हैं, पार्टिकल की तरह भी और एक वेव की तरह भी। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो नेचर होगा वो क्या होता है, डुअल नेचर।